प्रोग्राम है जो प्रोग्राम कम्प्लीटली ट्रेंड है, किससे ट्रेन किया गया है, डेटा से ट्रेन किया गया, और डेटा से ट्रेन करने के बाद में एक सर्टेन फिक्स पैटर्न पर अननोन डेटा यानी कि नया डेटा जो उसको पहले से नहीं सिखाया गया था, और कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस उन कंडीशंस को देख के उसमें आउटपुट देने के लिए डिसाइड किया जाता है। तो ये कहलाते हैं मॉडल्स। ये जो मॉडल्स होते हैं ये मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द इनपुट डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन इनपुट डेटा दैट प्रोवाइड एन आउटपुट रिस्पॉन्स। मॉडल्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने शायद शुरुआत में सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, कि जैसे ना एग्जांपल, आपको सपोज करो मार्केट में जाना है, और मार्केट में जाने में आपको अपने घर के लिए एक टेबल खरीद के लानी है, और टेबल के लिए भी बहुत स्पेसिफिक हो, आप बिल्कुल फिक्स हो कि मुझे टेबल जो खरीदनी है वो बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेबल खरीदनी है। तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, पूरा का पूरा टेबल ले जाते हो और वहाँ जाके उसको दिखाते हो कारपेंटर को या फर्नीचर की शॉप को कि भाई मुझे ये टेबल चाहिए। या सेकंड ऑप्शन आपके पास में क्या होता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास में होता है कि आप टेबल को, आप पूरी की पूरी टेबल को, आप देखिए कितने स्मार्टली आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो आपको हाइट चाहिए वो आपने हाइट लिख दिया, जो आपको लेंथ चाहिए वो आपने लेंथ लिख दिया, जो आपको ब्रेथ, थिकनेस, डिज़ाइन, कॉर्नर जो चाहिए आपने वो सब चीज़ें एक पेपर पे मेंशन की और लिख दी कि ये मेरा मॉडल है। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। यानी कि पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल टेबल जो आपके घर में है, आपने लेंथ, हाइट, ब्रेथ और थिकनेस, इन सब टर्मिनोलॉजी की मदद से आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर दिया। तो मैथमेटिकल मॉडल में क्या इनपुट है, आप कारपेंटर को क्या देंगे, कारपेंटर को इनपुट देंगे भाई मुझे एक टेबल बना दो, क्या टेबल है, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेड्थ इतनी होनी चाहिए, और साथ साथ अगर मैं थिकनेस की बात करता हूं तो उसकी जो बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो आपने उसको एक इनपुट प्रोवाइड कर दिया, और जो मॉडल आपने क्रिएट किया वो मॉडल क्या था, मैथमेटिकल मॉडल। तो ये कहलाते हैं मशीन लर्निंग। इसी तरीके से मैं मशीन लर्निंग में भी मॉडल्स देने पड़ते हैं, और जब वो मॉडल्स हमको उनको दे देते हैं, यानी कि हमने टेबल, खुद कारपेंटर को नहीं पता उसे क्या टेबल बनानी है, लेकिन टेबल के लिए आपने उसको इनपुट दिए, और जो इनपुट्स आपने दिए वो उन इनपुट से बेसिस पर उसने टेबल को क्रिएट किया। आगे चलते हैं, इसी से सेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स बेसिकली 3 कैटेगरी में, क्योंकि मशीन लर्निंग खुद 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, तो उनके जो मॉडल्स होंगे वो भी ऑब्वियसली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, सुपरवाइज में, अनसुपरवाइज में और रीएनफोर्समेंट में। अब आप जरा इन मॉडल्स को ध्यान से देखिए, बहुत वंडरफुल डायग्राम है, दैट विल बी गिवन टू यू, आपको प्रोवाइडेड होगा। इसमें आप देखिए कितना स्मार्टली इस चीज़ को यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि आपको बेसिकली जब आप एक मॉडल क्रिएट कर रहे होते हो तो उस मॉडल में क्या क्या चाहिए आपको, डेटा इनपुट, डेटा विदाउट लेवल, जब आपने लेवल के साथ में डेटा इनपुट किया है तो आपकी सुपरवाइज में चला गया, जब आपने विदाउट लेवल के साथ किया है तो अनसुपरवाइज में चला गया, जब आप एक्शन और रिएक्शन यानी कि फीडबैक के बेसिस पर काम करते हैं तब आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। अब देखिए इन तीनों की हमने मॉडलिंग कर रखी है। कैसे मॉडल किया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, एक सिंपली ब्लॉक डायग्राम। पहला मॉडल कितना इंटरेस्टिंग है, पहले मॉडल में आपने एक इनपुट डेटा दिया, वो इनपुट डेटा देने के बाद जैसे आपने वो इनपुट डेटा प्रोवाइड किया, उस इनपुट देने के बाद आपको सीधा आउटपुट मिला। आउटपुट आपका डिजायरेबल था, कुछ चाह रहे थे आपको, वो आउटपुट मिला, नहीं मिला तो क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या हुआ कि किसी ने, ये क्रिटिक जो है, क्रिटिक का मतलब है कि किसी ने उसको चेक किया। ऑब्वियसली आप भी चेक करते हो, आपने कुछ काम किया और देखा कि वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा हुआ या नहीं हुआ, किसी ने चेक किया और चेक करने के बाद एरर को इंडिकेट किया। अनसुपरवाइज में जो होता है इसमें सिर्फ क्लासेस क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस कैटेगरी में चला गया, ये इस कैटेगरी में चला गया, इस कैटेगरी में चला गया। लेकिन जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है उसमें यहाँ के बाद काम शुरू होता है कि एरर आई, उस एरर को वापस से एज अ फीडबैक सिग्नल के अंदर डाला जाता है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर दी जाती है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि पहले में और दूसरे वाले में आपने जो भी सिस्टम मैनेज किया है वो एक सर्टेन फिक्स डेटा सेट के हिसाब से हो रहा है, लेकिन थर्ड वाले में एक्शन और रिएक्शन की बेसिस पर हो रहा है। तो देखिए ये 3 जो ब्लॉक डायग्राम है, ये 3 ब्लॉक डायग्राम अपने आप में मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मॉडलिंग हो गई। इस तरीके से हम मशीन लर्निंग के मॉडल क्रिएट करते हैं। अब फर्दर डिवाइड करते हैं, वो पूरा पूरा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग में इनटू 2 कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन रूल एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये सब आप पढ़ चुके हैं। क्लस्टरिंग आपने देखी थी, आपने डायमेंशनलिटी रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। ये सारे मॉडल इसमें यूज करते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल में आते हैं डायरेक्टली। सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल के जो मॉडल्स हैं उनमें सबसे पहला मॉडल आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी, आपके नेक्स्ट उसमें भी है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये समझ लिए कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है। आपने कई बार
मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे तो आपने स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना होगा कई बार। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पाथ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इसको आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम सबसे पहला मॉडल जो देख रहे हैं वो मॉडल कौन सा है? रिग्रेशन मॉडल। और रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है वो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। रिग्रेशन मॉडल के अंदर यहाँ पर हम सिंपली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एन एग्जांपल, कि जैसे सपोज कीजिए आपका एक अपना खुद का एक पैटर्न है। जैसे आप सुबह रोज उठते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप सब लोगों की आंख सुबह 6 बजे खुलती है। 6 बजे उठने के बाद जो पहला टास्क आप करते हैं वो पहला टास्क ऐसा है कि आप जाते ही ब्रश करते हैं। अब जैसे ही हमने आपको ये दिया, आपने पहले दिन, अब मैंने दिन के हिसाब से काउंट करना स्टार्ट किया। डे 1 मंडे, डे 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फोर्थ। अब ध्यान से देखिए, यानी कि आपके उठने की टाइमिंग और उठने की टाइमिंग के बाद का आपका जो फर्स्ट टास्क हुआ, तो पहला टास्क हुआ उठने की टाइमिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप उठ रहे हैं। और उठने के बाद आप क्या काम कर रहे हैं? ब्रश कर रहे हैं। ये दूसरा टास्क हो गया। ये दोनों ही टास्क जो हैं, ये दोनों ही टास्क एक दूसरे के साथ में एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं कि आप उठे और उठने के बाद ब्रश किया। तो सपोज कीजिए कोई आपको ट्रैक कर रहा है ना, किसी को आपको ट्रैक करना है कि सपोज करो आप सब लोग मैरिड हैं ऑलमोस्ट, और किसी को आपको एक गिफ्ट देना है, सुबह सरप्राइज गिफ्ट देना है। तो सबको पता है कि जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो सबसे पहला काम है आपने उठ के जाके ब्रश करना होता है। तो उन्होंने क्या किया? सरप्राइज गिफ्ट जाके कहाँ पे रखा? अभी देखिए ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया। गिफ्ट खरीदा आज है, करना गिफ्ट कल है, लेकिन आपका पैटर्न स्टडी किया गया, और पैटर्न स्टडी करने के बाद एक मॉडल क्रिएट किया गया। आप 6 बजे उठोगे, उठने के बाद सबसे पहली जगह कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे आप ब्रश करने जाते हैं। तो वॉश बेसिन के पास में जाके उन्होंने गिफ्ट रख दिया और आपको देखते ही सरप्राइज मिल गया। तो दिस इज व्हाट अ मॉडल। मॉडल हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द लीनियर रिलेशनशिप, दो चीजों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट की गई और उससे फाइनली फ्यूचर प्रेडिक्शन कैलकुलेट कर दिया गया। शॉर्ट में आपको ये बिल्कुल चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम एक डेटा और दूसरे डेटा के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। अब ये स्ट्रेट, अब जो अननोन डेटा होगा वो अननोन डेटा भी तो कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर एक डेटा पता है, एक्स पता है, तो हम वाई निकाल सकते हैं। ये आपको पता होगा, ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ये मैथमेटिक्स की। अगर आपके पास वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप वाई आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं और स्ट्रेट लाइन से प्रेडिक्शन। ज़रूरी नहीं है बहुत एक्यूरेट हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सीधा ब्रश करने गए, हो सकता है उस दिन सुबह आप उठे और उठने के बाद हो सकता है पानी पीने चले। तो ये प्रिडिक्शन मॉडल है और प्रिडिक्शन मॉडल में वेरिएशन हो सकते हैं, पर टेंटेटिवली ज़्यादातर पैटर्न सूट करेगा। दूसरा मॉडल कहलाता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, जैसे आप उठे, आपके उठने के बाद आपके पास में दो चॉइसेस है। पहली चॉइस हो गई कि आप ब्रश करने जाओगे और दूसरी चॉइस हो गई आपके पास में कि आप पानी पीने जाओगे। यदि आप ब्रश करने जाते हो तो आप अपने वॉशरूम में जाओगे। अब देखिए ट्री क्रिएट हो रहा है। अगर आप ब्रश करने जाओगे तो आप अपने वॉशरूम में जाओगे, अगर आप पानी पीने जाओगे तो आप अपने किचन में जाओगे। तो यानी कि अगर आप वॉशरूम में जाते हो तो वॉशरूम में आप ब्रश के लिए कहाँ पे जाओगे? वॉश बेसिन भी जा सकते हो। और अगर आपने हो सकता है अपना ब्रश भूल गए थे कहीं और रखना, तो जहाँ पर आपने बाहर रखा हुआ था वहाँ से ब्रश उठाने जाओगे। तो यानी कि पॉसिबिलिटी देन पॉसिबिलिटी देन पॉसिबिलिटी देन पॉसिबिलिटी विल क्रिएट अ ट्री। ये दूसरा मॉडल होता है। तो रिग्रेशन मॉडल तो बड़ा स्ट्रेट था, सीधा सीधा पैटर्न था किसी आदमी का, रोज का जैसा उसका प्रोसेस है वैसे ही चला। लेकिन जहां पर पॉसिबिलिटीज के अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं, इफ एंड बट हो सकता है, ये तो ये, वहां पर क्या मॉडल क्रिएट होता है? वहां पर टी मॉडल क्रिएट होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिसीजन ट्री। यानी कि आप उठे और अगर आपने चॉइस ली कि मुझे पहले ब्रश करना है पानी पीने की जगह, तो गिफ्ट रखना है वॉशरूम में। और अगर आप उठे और आपने पहले पानी पीना है तो गिफ्ट कहां पर रखना है? तो वो रखना है किचन में जाके। दैट इज व्हाट द डिसीजन ट्री मॉडल। आई होप सो। बहुत सिंपल है, इजीली सम। रिग्रेशन मॉडल स्ट्रेट लाइन मॉडल, प्रिडिक्शन है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। तीसरा होता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको जरा लैंग्वेज को भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं एज इट इज दूंगा। इट्स एनसेम्बल लर्निंग मेथड विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन ट्री। मतलब डिसीजन ट्री के अंदर भी आपके बहुत सारे जब डिसीजन ट्री बनते हैं। रैंडम फॉरेस्ट मतलब एक ऐसा जंगल जहां पर आपको ट्री तो था, ट्री तो एक फिक्स था, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्री हैं, कंडीशंस में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बनी हुई हैं, वहां पर हम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल यूज करते हैं, जहां पर आपके ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। तो तीसरा मॉडल क्रिएट हुआ रैंडम फॉरेस्ट का।
मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब और जो रैंडम फॉरेस्ट होता है वो बेसिकली ओवर फीचर एक्सट्रैक्शंस में चला जाता है, जहां पर आप ऑलमोस्ट डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल आपका आता है जहां पर आपको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क और रैंडम फॉरेस्ट ऑलमोस्ट डीप लर्निंग की तरफ मूव कर जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क मॉडल के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर भी आप एक इनपुट सेट होता है, दूसरा आउटपुट सेट होता है, और इनपुट और आउटपुट सेट के बीच में हिडन लेयर्स होती हैं। जैसे शायद आप लोगों को एग्जाम्पल याद होगा कि अगर मैं केवल एक वर्ड लिख देता हूँ HEL, तो HEL, अब आपको जैसे ही मैंने HEL बोला और आपसे कहा प्रिडिक्ट कीजिए, तो कोई मुझे प्रिडिक्ट करके बोलता है कि ये हेलो, कोई मुझे प्रिडिक्ट करके बोलता है हेल्प, कोई मुझे प्रिडिक्ट करके बोलता है कि किसी का नाम है हेलन। अब ये हो क्या रहा है, ये ध्यान से देखिए, ये वो हो रहा है कि जो इनपुट सेट आपको दिया गया और जो प्रिडिक्शन मॉडल आप यूज कर रहे हैं उसके बीच में आपके सेट ऑफ डेटा लेयर्स हैं। यानी कि आपकी रीसेंट इंफॉर्मेशन किससे कनेक्टेड है, किसी की हेल्प से कनेक्टेड थी, उसने हेल्प बोला, किसी की हेलो से कनेक्टेड थी, उसकी हेलो से बोला, किसी की पीछे कहीं पर कोई मूवी याद थी जिनको हेलन की, उनको याद है HEL से तो हेलन है। तो दैट इज व्हाट द इंफॉर्मेशन लेयर्स। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लेयर्स होती हैं, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये भी डीप लर्निंग का एक मॉडल है। आपको कभी भी बताना हो तो बताइएगा, तीसरा मॉडल डीप लर्निंग का मॉडल न्यूरल नेटवर्क होता है, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि ये इस तरीके से लेयर्स होती हैं। हिडन लेयर्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्रिएट करती हैं, और वो कनेक्शन ही यहां पर सपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, आउटपुट को क्रिएट करने में। जरा आप जी, तो ये दैट इज व्हाट द सिंपल पार्ट। तो यहां पर हम बात करते थे, इस तरीके से कहलाता है ये वाला मॉडल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो मुझे लगता है कि यहां तक ये मॉडल्स आपको समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स। तो क्या किया गया, रिसर्चर्स ने काम करना स्टार्ट किया, और रिसर्चर्स ने कहा कि एक आदमी कोई आपको किसी शहर में कभी दिखा था, वो आपको ये आदमी आज भी याद है। बचपन में कोई चीज़ आपको सिखाई गई थी, सिखाई गई चीज़ अभी भी आपको याद है। तो ये क्या होता है, जबकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं, नंबर ऑफ द थिंग्स आपको देते जाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें रीमैप होती हैं, रिकनेक्ट होती हैं, और रिकनेक्ट होने के बाद हमारे न्यूरॉन्स को आपस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कितना फास्ट क्विक प्रोसेस होता है कि अगर आपने कोई गर्म चीज़ कोई बचपन में छुई थी, तो बस आपको ये पता है कि गर्म चीज़ है, उसको नहीं छूना। यानी कि ये इंफॉर्मेशन कब स्टोर की गई थी आपके पास, रिसेंटली 2 महीने पहले तो नहीं की गई। ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके बचपन में किसी की 5 साल की उम्र में, किसी की 6 साल की उम्र में, किसी की 2 साल की उम्र में, अलग अलग एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे इंफॉर्मेशन की गई थी। लेकिन वो न्यूरॉन्स सेव हैं सिनेप्सिस की फॉर्म में, और वो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन देते हैं, फाइनल आउटपुट क्रिएट करते हैं। तो एक मॉडल आपका ये न्यूरॉन मॉडल हो गया, तो न्यूरल। अब सेकंड जो आपने पढ़ा था वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग में। इसके भी अपने क्लासिफिकेशन होते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, आप लोग को याद हो, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जब केवल यस और नो में आंसर देना है तो कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, और जब क्लासिफिकेशन की भी कैटेगरी हो, इट्स गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स बेटर, इट मे बी गुड, तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ द क्लासेस आ जाती हैं, जैसे लाइट रेड, पिंक, रेड, डार्क रेड। तो जो मल्टीपल क्लासेस किसी चीज़ की क्रिएट हो रही हो क्लासिफिकेशन में, उनको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके लिए बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। तो एक यूज़ किया जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो होता है उसमें लॉजिक यूज़ किया जाता है। इसमें इट कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट इन द आइदर क्लास यस और नो। मतलब रिग्रेशन ही एनालिसिस है, लेकिन ये डिवाइड कर देगी 2 कैटेगरी में, इधर हाँ इधर ना। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये टर्मिनोलॉजी में आपको सब समझाता जा रहा हूँ, जिस टर्मिनोलॉजी में आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये मॉडल्स हैं, ये इंटरनली मॉडल कैसे काम करते हैं, ये आपकी यूनिट के फर्दर पार्ट है कि हर मॉडल कैसे काम करता है। हर मॉडल का प्रोग्राम है हमारे पास, हम आपको दे देंगे, आप उसको आराम से रन करके टेस्ट कर सकते हैं, डेटा दे के चेक कर सकते हैं कैसे काम कर रहा है। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पर आप ये समझ लीजिए कि ये मॉडल है और ये मॉडल का लॉजिक क्या है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब, इस बार हम वैसे ही रिग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में 2 आंसर निकल के आएंगे, यस और नो, 0 और 1। सेकंड आता है आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन। सर जी प्लीज, एक्सक्यूज मी सर लॉजिस्टिक से ऐसा लगता है जैसे कि इट्स फॉर लाइक ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, वो जो ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक टर्म यूज करते हैं ना, लॉजिस्टिक इन्वेंटरीज वगैरह यूज करते हैं,
है ना, वो वाला लॉजिक नहीं है, यहाँ yes, पर लॉजिक वाला लॉग है, लॉजिक इधर यस और नो, okay, okay. तो 0 और 1 वाले लॉजिक, मतलब कंडीशन अगर है तो यस और नो। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो आपको बहुत जगह मिलेगा जहां पर आप प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे ये बंदा जान पहचान का है या नहीं। अब देखिए है ये क्या, क्लासिफिकेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने पूछी, बहुत अच्छी बात है। मजा भी तब आता है जब क्वेश्चन कोई पूछते हैं, तो उसमें उसमें क्या लगता है कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसके साथ में इंटरेस्ट भी आ जाता है कि उसमें और एग्जांपल्स भी दे पाते हैं हम। ये मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, Yes, हो sir. गया। तो उसमें हम और भी आंसर्स दे पाते हैं। तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो जैसे सपोज कीजिए आपको एक प्रिडिक्शन करना है, आपने अपने घर के दरवाजे के ऊपर एक डिवाइस लगा दी, कैमरा लगा दिया, और सिर्फ एक एक ही चीज़ पे उसको देखना है कि सामने वाला बंदा जो आया, अननोन डेटा आया, ये मेरी जान पहचान का है या नहीं। तो देखिए क्लासिफिकेशन दो ही कैटेगरी में हुआ, नोन और अननोन, बस। तो जहां पर नोन और अननोन यानी क्लासिफिकेशन भी हुआ और केवल बाइनरी क्लासिफिकेशन क्रिएट हुआ, नोन और अननोन। और जो क्लासिफिकेशन का तरीका हम ये एप्लीकेशन हो गया, जो क्लासिफिकेशन का हम जो तरीका यूज कर रहे हैं वो रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं। पर रिग्रेशन का काम सिर्फ एक आंसर है कि हाँ या ना, यानी कि एक सर्टेन लेवल डिसाइड करना, इसके ऊपर के लोग हाँ, इसके नीचे के लोग ना। जैसे आपने पीछे वाले भी पढ़ा था, सपोज कीजिए यही रिग्रेशन की लाइन है, ये जो लाइन है रिग्रेशन की ऊपर और नीचे। अब इसमें सिर्फ एक चीज कर लें कि इसके ऊपर वाले लोग, जैसे सपोज कीजिए मेल और फीमेल्स की हाइट का रेशियो है, तो हमें सिंपल ये रखना है कि इधर दे आर फिट फॉर मैरिज और नॉट। अब जैसे शादी.com है, अब शादी.com सजेस्ट कर रहा है आपके लिए लाइफ पार्टनर, आपने सर्टेन डेटा सेट डाला हुआ है, किसी फीमेल ने अपना सर्टेन डेटा सेट डाला हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल, नहीं स्पेसिफिकली मत लीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप सपोज कीजिए उसने सिंपल ये देना है फिट फॉर मैरिज और नॉट। तो अब उसने क्या किया, एक रिग्रेशन का इनपुट बनाया और इस लाइन को प्लॉट कर दिया कि ये रेशियो अगर आया तो इसके लोअर वाले सारे के सारे नॉन फिट हो गए, इसके ऊपर वाले सारे के सारे फिट हो गए। तो दैट्स वन आंसर। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। न्यूरल नेटवर्क में हम बात कर ली, इसके बाद क्लासिफिकेशन में जा रहे थे, लॉजिस्टिक हो गया। फिर आता है नेक्स्ट, आता है सपोर्ट वेक्टर। ये एक और है, आप जैसे सब टर्मिनोलॉजी के नाम समझते चलिए। सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करती है, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो टर्मिनोलॉजी खास आती है इसमें होती है हाइपर प्लेन्स बनते हैं। देखिए सारा का सारा अनसुपरवाइज्ड के सपोर्ट में है, काम इसका क्या है, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब वन कैटेगरी, अनदर कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी है, इसको क्लासिफिकेशन। इसको इससे मतलब नहीं है कि ये इसका नाम क्या है, ये कौन है, ये डॉग है या कैट है। अगर कैट जैसा है तो एक कैटेगरी में, डॉग है तो दूसरी कैटेगरी में, कौन सा डॉग है कुछ नहीं पता, नाम नहीं बात कर रहे, सिर्फ क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं। तो इसमें हम हाइपर प्लेन्स क्रिएट करते हैं। हाइपर प्लेन्स का मतलब इसमें भी डिवाइड करते हैं हम दो जगह। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की गई है वो है सपोर्ट वेक्टर। इस मॉडल को जब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा सेट में से ही एक ऐसा पिक कर लेते हैं, एक ऐसा डेटा पिक कर लेते हैं जो मदद करता है क्लासिफिकेशन करने में। कैसे मदद करता है क्लासिफिकेशन में, जैसे आपको याद हो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे किया था कि अगर आपकी वार्डरोब है और बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, तो आपको सारे अपर्स एक तरफ करने हैं और लोअर्स एक तरफ करने हैं। तो जब आप अपर्स एंड लोअर्स की कैटेगरीज को दोनों को डिफाइन करते हैं तो आपने किसी एक कपड़े को उठा के एक कैटेगरी में डालते हो और जस्ट उसके साथ कंपेरिजन करते हो, उसका ध्यान करते हुए आप डालते हो। जैसे सपोज कीजिए आपने एक लोअर उठा के वन साइड डाल दिया, अब जीन्स आएगी तो भी आप उधर डालोगे, आपका बरमूडा आएगा तो भी आप उधर डालोगे। तो यानी कि एक सर्टेन डेटा आपने कैसे यूज कर लिया, आपने यूज कर लिया एज अ सपोर्ट वेक्टर। तो दैट इज व्हाट द गुड थिंग। तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन कहलाती है। इसकी पूरी एल्गोरिथम है, हम आपको पूरी एल्गोरिथम इसको प्रोवाइड कर देंगे, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट वेक्टर जो है वो एक क्लासिफिकेशन के लिए यूज करने वाली एल्गोरिथम है। इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट होता है कि डेटा सेट में से एक डेटा पिक कर लिया जाता है, डेटा पॉइंट जो क्लासिफिकेशन में सपोर्ट करता है, जो उसके नियरेस्ट होगा। मैंने डिस्टेंस भी आप लोगों को पढ़ाया था, याद हो तो, फीचर्स के बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो नियरेस्ट होगा वो नियरेस्ट ही हमें मदद करेगा उसको उस कैटेगरी में रखने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी रेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमेट्रिकली मैच कर रही होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ
और ये पूछता हूँ फॉर एन एग्जांपल, दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पर है। अब आप ये बताइए, मैं इनसे कहूँ कि मुझे इन दोनों को कैटेगरी में डालना है, अलग अलग कैटेगरी में डालना है, तो कौन आपको नियरेस्ट ऑफ रेड रख रहा है अगर मुझे रेड की कैटेगरी इकट्ठे करनी है तो? बट ओबियसली ये, जबकि ये रेड नहीं है। लेकिन फिर भी आप इन दोनों के बीच में, मेरे स्वेटर के बीच में और इसके बीच में, आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पता चल रहा है कि इनकी डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। बस इसी इसी एग्जांपल से, इसी एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं जी। ऑरेंज। हाँ, तो इसी एग्जांपल के तौर पर आपने क्या किया, आपके ब्रेन ने काम किया, डिस्टेंस कैलकुलेट की। तो सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किया ये जो मैंने पहने हुए स्वेटर, इसके कलर ने। तो मेरा जो स्वेटर हो गया वो सपोर्ट वेक्टर हो गया। अब इस सपोर्ट वेक्टर की मदद से जितनी भी चीज़ों को आपका दिमाग क्लासिफाई करेगा, वो इसको देखेगा, सपोर्ट लेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा और इसको उठा के कैटेगरी में डाल देगा। ये एल्गोरिथम मशीन को हम दे देते हैं और मशीन बड़े मज़े से इस पर काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट वेक्टर है। ये मैं आपको अलग अलग मॉडल बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली और पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन से हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ा जी। जी पूछिए। Excuse me, sir. Why is it called vector? वेक्टर, देखिए आप लोग शायद परसों Sir, why is it called vector? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप परसों Vector. Why is it called vector? बता रहा हूँ बिल्कुल। आप लोग साथ में थे परसों, तो मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों ने जब पढ़ा था तब ऐसे पढ़ा था, स्केलर वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ये बताती है कि स्केलर का मतलब होता है यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन का मतलब कोई चीज़ अगर सिंगल डायमेंशन में जा रही है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब कोई सर्टेन क्वांटिटी मल्टीपल मैप में क्रिएट हो जाती है, मल्टीपल मैप का मतलब किसी एक सर्टेन डायमेंशन में मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो सारा का सारा टारगेट ये है कि जो हमने डेटा पॉइंट पिक किया, अब वो सारा का सारा डेटा पॉइंट मैप हो रहा है उस डायरेक्शन में। मतलब जो भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं डिस्टेंस का उस डायरेक्शन में, चाहे वो, ध्यान से समझिएगा, चाहे वो इधर हो, मतलब अब जैसे ये रेड है, अब इस रेड के मान के चलिए दो डायरेक्शन रेड की हो सकती है। पहली डायरेक्शन कि ये जो रेड है पिंक साइड चले जाइए आप, ठीक है। और दूसरा ध्यान से समझिएगा, आप कोई देखेंगे तो एक कलर होता है मैरून, तो अगर आप मैरून की तरफ जाएंगे तो डार्क मैरून कलर दूसरी साइड में चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, चाहे वो मैरून कलर हो उसको भी इधर डायरेक्शन में ओरिएंटेड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सपोर्ट वेक्टर इसको लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैंने पिंक वाले को लिया तो उसको भी इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा क्योंकि मैंने सपोर्ट वेक्टर लिया है। तो जो ओरिएंटेशन हुआ वो ओरिएंटेशन उस डेटा पॉइंट की तरफ एक सिंगल डायमेंशन में चला गया, इसीलिए हम इसको सपोर्ट वेक्टर वर्ड यूज करते हैं क्योंकि उसका ओरिएंटेशन बन गया उसके कंपैरिजन के साथ। ठीक है, नई 22 का मैंने पूरा का पूरा आपका पिछली बार पढ़ाया था, तो आप लोगों को ये सब याद ही होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट मॉडल, ओके सर। अब जो नेक्स्ट इस तरीके के मॉडल्स आते हैं वो होते हैं क्लस्टरिंग के लिए मॉडल यूज़ किया जाता है। क्लस्टरिंग मॉडल पे हम लोग काफ़ी अच्छे से बात कर चुके हैं। एसोसिएशन रूल यूज़ किया जाता है क्लस्टरिंग के लिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, आपका ऑलमोस्ट यूनिट 1 के अंदर चीज़ें कवर्ड है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन बात करी थी जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे बात करी थी, ये पार्ट इसके अंदर आ जाता है। तो ये मॉडल्स हैं, तो 2 मॉडल 3 मॉडल आप इसमें दिखा सकते हैं कि कौन कौन सा मॉडल। क्लस्टरिंग मॉडल यूज़ किया जाता है, एसोसिएशन रूल लर्निंग यूज़ किया जाता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन यूज़ किया जाता है। ये 3 तरीके के मॉडल यूज़ किए जाते हैं क्लासिफिकेशन में जाएंगे अनसुपरवाइज में। नेक्स्ट आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज़ किया जाता है क्यू लर्निंग, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन, सारसा ये यूज़ की जाती है, डीप न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली स्पेसिफिक मॉडल हैं, इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, शॉर्ट में इनको समझ लेते हैं। तो जो क्यू लर्निंग मॉडल होता है, ये जो फ्री एल्गोरिथम ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन अ बेलमैन इक्वेशन, मतलब ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसका जो एम होता है ये डायरेक्टली जो, अब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में खास बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरफ मूव करते हैं हम एक्चुअली ट्रू एआई की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप देखिए कितने टिपिकल है, मतलब आप मशीन को ब्रेन दे रहे हैं। अब अल्टीमेटली हम मशीन को ब्रेन दे रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें बना के छोड़ दिया, अब दुनिया देखो और दुनिया से सीखो। दैट इज व्हाट द
ट्रू एंड फाइनल मॉडल ऑफ एआई का जो आखिरी मॉडल है वो ये है। इससे मतलब नहीं है कि एलेक्सा आपके शब्दों को, आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को प्रेडिक्ट कर लेती है, रीड कर लेती है और उसके बाद आपसे कहती है कि हाँ बताइए, जैसे आपने जैसे किया कि एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, सम रोमांटिक सॉन्ग फॉर मी, आपने रोमांटिक वर्ड यूज कर दिया तो उसने रोमांटिक की कैटेगरी कुछ सुना दी और दिखा दिया आपको। अब देखिए उसने क्या किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपके कीवर्ड्स को पिक किया और कीवर्ड को पिक करके सेकेंड हैंड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जरा ध्यान से समझिए कि अगर एलेक्सा आगे चल के कुछ इस तरीके की हो जाए कि जो एलेक्सा उन टर्मिनोलॉजी के अलावा जो उसको ऑलरेडी दी गई थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, उसके अलावा भी वो उन टर्मिनोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दे जो उसको नहीं दी गई थी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इथिकली हमने एलेक्सा को बनाया हुआ है और एलेक्सा से हम जितनी भी इथिकल चीज़ें सर्च कराएंगे वो देगी, लेकिन जो भी हमने एलेक्सा से नॉन एथिकल चीज़ें कराई, ध्यान से समझिएगा, एलेक्सा उन पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और वहाँ पर अपनी लिमिटेशन क्रिएट कर देगी। लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमने एलेक्सा को दे दी और कहा जाओ तुम एनवायरनमेंट से सीखना शुरू करो, तो नॉन एथिकल चीज़ें भी तो वेब पे अवेलेबल है। तो एलेक्सा उन टर्मिनोलॉजी को रीड करेगी क्योंकि उसके पास में सर्चिंग प्रोसेस है और वो जाके वहाँ पर सर्च करना स्टार्ट कर देगी और सर्च करके आपको प्रेडिक्टिव आउटपुट देना स्टार्ट कर देगी। दैट इज़ द वन थिंग। सिमिलरली एलेक्सा को हमने केवल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, किसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, कुछ ऑपरेशंस, आपके घर की लाइट को ऑपरेट करने के लिए, आपके टीवी को ऑपरेट करने के लिए, आपके म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अभी तक हमने एलेक्सा को ये ऑप्शन नहीं दिया कि एलेक्सा जस्ट रिकॉग्नाइज द पर्सन हु इज कमिंग। तो जब एलेक्सा अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ये करना शुरू कर देगी कि आपके घर में आने के बाद ढूंढने लग जाएगी कि somebody इज देयर, somebody इज कमिंग, हु इज टॉकिंग टू मी, है ना, तो जब एक्स्ट्रा काम करने लग जाएगी तो वो कंप्लीटली एआई बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो डायरेक्शन में जाती है किसके, जिसका कि पार्ट आता है जो ये सिखाता है आपको कि कैसे चीज़ें अपने आप से अपने एनवायरनमेंट से अब सीखना शुरू करेंगी और सीखने के बाद खुद रिस्पॉन्ड कर देंगी। अपने ट्रेनर से बात नहीं करेंगी, वो अपने ट्रेनर के मॉडल पे नहीं जाएंगी, वो सीखेंगी और रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देंगी। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो जो मूवीज आप इक्विवेलेंट टू ह्यूमन माइंड, ह्यूमनॉइड, तो जो आपने मूवी देखी है रजनीकांत की रोबोट, वो देखी थी ना, रोबोट जो आई थी पहली, रोबोट हाँ रोबोट एग्जैक्टली, रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की। वो रोबोट मूवी में जो टर्मिनेटर 2, बिल्कुल एग्जैक्टली टर्मिनेटर 2 रोबोट मूवी में दिखाया गया था। स्टार्टिंग की फर्स्ट मूवी में ही दिखाया गया था कि जब वो उसको रोबोट को लाए तो उन्होंने कुछ उसकी चिप में डिस्टर्बेंस किया और उसका जो रिस्पॉन्स था पब्लिक डोमेन के अंदर वो ठीक नहीं था और इसकी वजह से उसको फेलियर करके बना कर दिया गया, बैन कर दिया गया, इट्स नॉट सेफ फॉर पब्लिक। आपने वो एग्जाम्पल और उसमें और भी देखा होगा कि उसको सिखाया गया था, ये सिखाया गया था कि किसी को भी सेव करो, तो सेव करने की प्रोसेस में उसने बिल्डिंग में एक गया था जहाँ आग लगी हुई थी और आग लगने के बाद में कोई नेकेड पर्सन था, उसको लेके वो आ गया था। तो उसने अपना काम किया, सेव किया, लेकिन सेव करने के बाद में उसने रीइंफोर्समेंट लर्निंग से सीखा नहीं। तो दैट इज द पार्ट। तो एआई कंप्लीटली तब कन्वर्ट हो जाता है जब वो पूरी तरीके से लर्न कर ले, सीखने के बाद में हमें रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे। तो ये 3 ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें क्यू लर्निंग मॉडल यूज़ किया जाता है, इसकी अपनी खुद मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट यूज़ किया जाता है, ये भी ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम है, पॉलिसी फिक्स है इसमें कि स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन, मतलब आपने सीखा, सीखने के बाद इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद वहाँ पे क्रिएट किया गया कि ये एक्चुअल आपने जो एक्शन है वो दैट इज़ अ रिवॉर्ड, ओके है या नॉन ओके है, तब इसके बाद आपका एक्शन कंप्लीटली सेव हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरीके से जो आपने न्यूरल नेटवर्क सीखे थे, इन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स में आपका डीप न्यूरल नेटवर्क आता है। डीप न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क में कोई फर्क नहीं होता। जो मैंने आपको यहाँ पर लेयर्स बताई हैं, जो लेयर्स हैं ये लेयर्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन डीप न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। जो हिडन लेयर्स जो हैं, ये हिडन लेयर्स आपकी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ती चली जाती हैं, तभी आपके जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस इतनी सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, इतनी सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं कि जो आपकी लेयर पे लेयर जो क्रिएटेड है आपके ब्रेन में। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, फैमिलीज़ में, घर में, परिवार में जो हम रिस्पॉन्सेज कई बार देते हैं, वो रिस्पॉन्सेज बाइस्ड होते हैं। जैसे बाइस कैसे होते हैं, किसी फैमिली का कोई पर्सन है, किसी शादी में आप लोग सब लोग मिल रहे हैं, मिलने के बाद में किसी ने तो बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से किसी से बातें करी, सब कुछ ठीक किया, और कुछ लोग थे कि जो अपनी पुरानी बातों को लेके याद करके आ रहे थे, उनकी जगह पे उन्होंने ताने दिए और टॉन्ट किया, आयरनी किया,
है ना, कुछ लोगों ने सिस्टम को खराब करने की कोशिश की। अब देखिए वो अलग अलग फैमिली के जो अलग अलग लोग आ रहे हैं वो अलग अलग ब्रेन्स हैं, हम उनको अलग अलग मशीन्स मानते हैं, और उन मशीन्स के अंदर अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, और उन न्यूरॉन्स के अंदर उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, और एक्सपीरियंसेस उनकी ट्रेनिंग थी। वो एक्सपीरियंसेस उनके क्या बेटर एक्सपीरियंस थे, किसी के एक्सपीरियंस थे कि किसी ने किसी पर्सन के साथ खराब किया, अब वो पर्सन शादी में मिलने वाला है, तो उसका एक्सपीरियंस ये आया कि उसने मेरे साथ खराब किया था, अब मुझे उसके साथ वहां पर मिलके खराब करना है। दूसरे पर्सन के न्यूरॉन्स की हिडन लेयर में ये था कि उसने मेरे साथ खराब किया, लेकिन उसके फैमिली के किसी पर्सन ने उसको गाइड किया कि कोई बात नहीं, हमें चीज़ों को फॉरगिव करना चाहिए। तो जब वो शादी में मिलने जाएगा तो वो इस माइंडसेट के साथ में रिस्पॉन्स देगा कि कोई बात नहीं, चीज़ें कैसी भी हों, कुछ भी मेरे साथ खराब है, मुझे रिस्पॉन्स खराब नहीं करना है। तो यानी कि आपके ब्रेन के अंदर हर वो बात, हर वो इंसिडेंट, हर वो घटना जो आपके साथ होती है वो आपके हिडन न्यूरॉन लेयर्स में स्टोर होती जाती है। और जब भी आपके साथ में ऐसी कोई चीज़ आती है, जैसे आप कुछ भी सोच के नहीं गए हो किसी शादी में और सडनली कोई पर्सन आ जाता है और आपके साथ कुछ ऊट पटांग बातें करने लगता है या कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है, उस सिचुएशन में आप जो रिएक्ट करते हो, कई बार आप चुप होके चले जाते हो, कई बार आप सिर्फ मुस्कुरा देते हो, कई बार आप झगड़ जाते हो। पहले बहुत होता था शादियों में, लोग बहुत झगड़ते थे, पूरा गए शादी में लेकिन झगड़े शुरू हो गए, लड़ा के आ गए, कोई ना कोई चाचा लड़ रहा है, कोई ताऊ लड़ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। वो रीज़न ही यही होता था कि कोई सोच के नहीं किया है, फिर भी सामने जब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल डेटा जैसे हमारे सामने आया, तो अब हिडन लेयर के अंदर जो रिस्पॉन्सेज स्टोर थे, किसी ने उनके बारे में कुछ कह रखा था, पुरानी उनकी कोई घटना थी, उनकी कोई पुरानी बुराई थी, वो और इफेक्टिव हो गए। इफेक्टिव होने से लेयर्स ने चीज़ों को मैच किया और फाइनल आउटपुट निकाल के दे दिया। तो ऐसा एग्जाम्पल, ये तो डीप लर्निंग एक एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन टेंडेंसी का। ऐसे ही एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत जगह मिलेंगे। आप जहाँ रिस्पॉन्सेज जो भी जनरेट करते हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, बाइक चलाने में कई बार नैरो स्केप भी होता है आपके पास। नैरो स्केप का मतलब बिल्कुल बाल बाल बचे। तो जो बाल बाल बचने वाली जो सिचुएशन आती है वो कब आती है? वो तभी तो आएगी कि यानी कि आपके ब्रेन ने उस पर्टिकुलर मूवमेंट पीरियड ऑफ टाइम में फॉर अ कपल ऑफ सेकंड, ध्यान से देखिएगा, अब मशीन इफेक्टिव हो रही है, कपल ऑफ सेकंड में आपके ब्रेन ने ये कैलकुलेट कर लिया कि मुझे ब्रेक यहां लगाने की जगह अपनी बाइक का हैंडल थोड़ा सा मोड़ देना ज्यादा सही लगा। और कुछ लोग वहीं गलती कर जाते हैं कि उन्होंने सीधे ब्रेक लगा दी, स्किड होते हुए टुक गए। तो जो नैरो स्केप पर गया वो सब किससे आया? वो इन्फॉर्मेशन आई कि व्हाट आई हैड टू डू इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, किसी को सिखाया नहीं जाता है कि बेटा एक्सीडेंट होने वाला है और आप ये काम करना, नहीं, ये सब आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली काम करता है और आपके हिडन लेयर से काम आता है। तो ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स कहलाते हैं आपके डीप न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स होते हैं, और ये मॉडल्स आपके यहाँ अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखे कि हमारे पास 3 तरीके की ब्रॉड लेवल ऑफ लर्निंग है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तीनों ही लर्निंग के हमारे सर्टेन मॉडल्स हैं। ये आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कोई भी पूछ सकता है, तो आप इस 10 क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन। एनी क्वेश्चन इफ यू फील यू कैन आस्क, अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये एक अपने आप में बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव हो गया। और आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा हाउ टू चूज द बेस्ट मॉडल। अब लोग कहते हैं कि बेस्ट मॉडल कैसे चूज किया जाएगा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एप्लीकेशन। इस सीधी सी बात आप ध्यान रखिए, कोई भी मॉडल आप जब चूज करने जाते हो वो उसका सीधा सा सिद्धांत है एप्लीकेशन। यानी कि आप एक शर्ट भी खरीदने जा रहे हो ना, तो शर्ट पे इनपुट पैसा आप उतना ही लगाने वाले हो जो उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या, मुझे सिंपल घर में पहनने के लिए एक शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, उसका आप एप्लीकेशन अलग यूज़ करेंगे। मुझे वो एक ऑफिशियल पर्पज से चाहिए तो उसमें आप अलग यूज़ करेंगे, और मुझे एक शादी पार्टी के लिए चाहिए तो अलग। सिमिलरली मशीन लर्निंग भी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका मॉडल कहाँ अप्लाई होने वाला है, इस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, इस बात पर निर्भर करती है कि उसका जो इनपुट डेटा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको शादी में शर्ट पहननी है और वो अच्छी शर्ट होनी चाहिए, पर इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस समय का वेदर सिचुएशन क्या है। सो व्हाट यू वुड लाइक टू प्रेफर, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ सिल्क और गोइंग फॉर अ वोलन। तो यानी 2 मैटर आ गए, एक तो एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई करना है, दूसरा डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि डेटा कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप का डेटा कॉम्प्लेक्स है वो भी उतना ही यहाँ पर मैटर करता है। तो आई एक्सपेक्ट कि ये जो मॉडल वाला पार्ट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू। यस सर। तो ये बस Yes, एज इट sir. इज मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन कहीं भी आता है आपको एज इट इज ही कहीं लिख के आना है, ठीक है। और आगे हम आपको ये जल्दी से में सर मॉडल का वो नाम देंगे कि इस वाले मॉडल को एक्सप्लेन करो या जनरलाइज देंगे? ये वाला जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस का, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें पूछे गए हैं आपके कौन कौन से मॉडल, क्वेश्चन कैसे अराइज होगा? इसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसमें जनरली आपसे मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर पूछ लिया जाएगा कौन कौन से मॉडल होते हैं, क्योंकि फर्दर आपकी जो आगे की यूनिट है उसमें मॉडल डिफाइन भी किए गए हैं। रिग्रेशन मॉडल आपके सिलेबस में है तो रिग्रेशन मॉडल पढ़ाया जाएगा, ये जो के नियरेस्ट नेबर वाला भी आपके में है वो भी पढ़ाया जाएगा आपको, सपोर्ट वेक्टर भी आपके पास में है वो भी पढ़ाया जाएगा। मतलब जितने मॉडल मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ना उनमें से मेजर मॉडल आपको इंडिविजुअली भी पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप अपनी यूनिट को आगे जाके देखेंगे, यूनिट नंबर 4 को देखेंगे, तो यूनिट नंबर 4 में ये मॉडल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो फिर सर जैसे हमें जनरलाइज लिखना है तो फिर सबके बारे में 4-5 लाइन लिखी जाएंगी जैसे आपको यहाँ पे लिखी है उसी तरीके से, ठीक है। देखिए क्योंकि के नियरेस्ट नेबर और सपोर्ट वेक्टर आपकी यूनिट नंबर 4 में दो मॉडल हैं जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 में अलग से आपको पढ़नी है, नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। ओके सर। चलिए इसके बाद में हाँ थोड़ा सा मैं एक और टॉपिक है डेटा प्री प्रोसेसिंग, वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसको भी यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। एक डेटा प्री प्रोसेसिंग, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारा का सारा खेल जो है वो डेटा का है, और डेटा का जो है तो डेटा को हमें क्या करना है, और जो डेटा को जिस फॉर्म में हम तैयार करते हैं तभी वो काम में आ पाता है। तो बस कुछ स्टेप्स हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग वर्ड तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब हमें रॉ फॉर्म में डेटा दिया गया है, तो सबसे पहले डेटा एनालिस्ट से बात की जाती है कि भाई हमें मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उस मॉडल के मुझे डेटा चाहिए। तो वो कहेंगे आपको डेटा किस तरीके का चाहिए, क्या चाहिए आपको डेटा में, तो जो आपको चाहिए होता है उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स हैं, मैं इनको क्विकली बता देता हूँ, और इन स्टेप्स में से ऑलमोस्ट चीज़ें आपको जानते हैं क्या क्या है। तो प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहले जो भी डेटा सेट आपके पास में होता है उस डेटा सेट को आप तैयार करते हो, उससे रिलेटेड आपकी जो भी लाइब्रेरीज होती हैं आप उस लाइब्रेरीज को कॉल करते हो, फिर आप डेटा सेट को जहाँ भी रखा होता है उसको इम्पोर्ट करके लाते हो। फिर नेक्स्ट होता है अगर उसमें कुछ डेटा मिसिंग है तो उसको ढूंढते हैं कि जो डेटा हमें किसी ने प्रोवाइड किया है, ऐसा तो नहीं है कोई डेटा लेते हुए कोई वैल्यू कम हो गई है, मिस हो गई है। फिर आप डेटा को अपने हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, फिर डेटा को आप अपने हिसाब से स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, ट्रेनिंग में और टेस्ट में, और फाइनली आप उसके फीचर की स्केलिंग कर देते हैं। बस सिर्फ ये जो इतने पॉइंट्स हैं, ये जो इतने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से ही आपकी डेटा प्रोसेसिंग होती है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया पूरा एक टॉपिक, इसमें से 95% चीज़ें आपको पता है। पहला पार्ट क्या हो गया, गेटिंग दी डेटा सेट, जो आपको डेटा सेट जिस फॉर्म में मिला है लीजिए, उस डेटा सेट से रिलेटेड आपको जो लाइब्रेरीज जो मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज पे आपको काम करना होता है, वो लाइब्रेरीज आप कॉल करते हैं, उस लाइब्रेरीज की मदद से डेटा सेट को कॉल करते हैं, डेटा को ये चेक करते हैं कि डेटा में कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता आपको रोज एंड कॉलम्स में डेटा दे दिया गया, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपके ब्लैंक पॉइंट्स हैं, खाली जगह हैं, तो वो चीज़ें आप ढूंढ लेते हैं। डेटा को कैटेगरी वाइज एनकोड करते हैं, आपने अपने हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। फिर डेटा को आप फाइनली जब आपका डेटा तैयार हो जाता है तो डेटा को हमेशा मशीन लर्निंग मॉडल में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था 80% 20%। 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और 20% उस डेटा में से टेस्ट करते हैं कि हमने जो मॉडल बनाया है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड फाइनली फीचर की स्केलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, कौन कौन सी लाइब्रेरी, देखिए डेटा कितना होगा, CSV फाइल में डेटा होता है, एक्सेल में फाइल में होता है डेटा। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए नमपाई लाइब्रेरी होती है, पांडा लाइब्रेरी होती है, मैटप्लॉट होती है, ये सब आपको ऑलमोस्ट मैंने बताया हुआ है ना। यहाँ से इंपोर्टिंग डेटा सेट्स आ जाता है, ये सब प्रोसेस है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और वैसे अब क्योंकि आप लोगों ने लैब अटेंड किया तो काफ़ी हद तक आप ये चीज़ें सीख भी चुके हैं, ये दैट्स अ गुड थिंग। ठीक, फिर उसके बाद में आप इन्हीं लाइब्रेरी में से मिसिंग वैल्यूज़ को ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना होता है, पाइथन बहुत इंटरेस्टिंग है, कमांड देती है आपको, मिसिंग वैल्यूज़ आराम से ढूंढ के दे देती है ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। देखिए इम्प्यूटर मिसिंग वैल्यूज़, सिंपल ये कमांड देंगे और आपको मिसिंग वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब कोई भी कॉलम और कोई भी रो में अगर कुछ खाली है, जैसे आपने देखा था ना
हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम के अंदर वो आपने कहा था ब्लू हटा देते हैं, तो उसने अपने आप ही एरर दे दी है कि आपका जो डेटा एरे है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, वो मिसिंग वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। फिर डेटा को आप अपनी कैटेगरीज में बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है डेटा जिसमें कंट्री और कुछ परचेज वैल्यूज़ के ऊपर है, तो आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से डेटा की एनकोडिंग करते हैं। तो ये एक सिंपल लाइन हो गई, एनकोडिंग ऑफ डेटा। सिंपली इसके प्रोसेस को करने के बाद में फाइनली आप यहाँ पर स्प्लिट करते हैं डेटा को। ये देखिए आपका पूरा डेटा है, ये बड़ा अच्छा डायग्राम है। डेटा सेट यूज़ किया, इसमें से 80%, 70%, जितना आपको लगता है 90% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और रैंडमली उसमें से कुछ डेटा टेस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल बना के चेक भी तो करेंगे कि जो मैंने मॉडल बनाया वो सही से प्रेडिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रेनिंग और डेटा सेट यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से ये भी प्रोसेस होता है। ये इसकी पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है जो आपको पूरी मदद करती है, जिससे आप ट्रेनिंग और ये डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये सारे लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड फाइनली जिन फीचर्स पे आपको काम करना होता है उन फीचर्स को आप स्केल कर लेते हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वेल, ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया। आपने जो मेन पार्ट ध्यान रखना है वो सिंपल इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये कुछ 7-8 पॉइंट्स हो गए हैं, इनके इंटरनल कंपोनेंट्स में आपको दे दूंगा। कुछ भी अगर आपको इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ये वाले मेन, तो इनमें अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, गेटिंग द डेटा सेट, फीचर स्केलिंग, एनीथिंग, तो आप पूछ सकते हैं। बस ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप से डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर दी जाती है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा? बहुत बढ़िया सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा? ये आपने एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप लैब के अंदर थे वाइन वाला, तो वाइन वाला जो एग्जांपल लिया था वो डेटा सेट था। तो ये था कि जो वाइन है वो वाइन क्रिएट करनी थी किसी सर्टेन पॉइंट के लिए, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट थे, और डिसाइड करना था कि कौन सा वाइन बेटर है। तो नंबर ऑफ कंटेंट जब आपके पास में थे तो कॉलम्स होंगे आपके पास। उन कॉलम्स में आपने डिवाइड किया, सपोज कीजिए डिवाइड किया कि मुझे वाइन बनाना है, तो वाइन बनाने के लिए सबसे प्रायोरिटी वाला डेटा जो मेरा हुआ वो क्या हुआ कि उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है। तो एक फर्स्ट पार्ट ये होगा, कैटेगरी आपने क्रिएट कर दी, कि एनकोडिंग कर दी कि दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी डेटा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। सिंपली उसमें कुछ ऐसे एसिड रेगुलेटर्स भी डाले जाते हैं वाइन के अंदर, तो वाइन में कुछ एसिड रेगुलेटर भी देख लिए कि भाई अल्कोहल तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने एसिड रेगुलेटर्स दिए या नहीं दिए, तो वो एसिड रेगुलेटर आपका सेकंड कैटेगरी हो गई। तो एनकोडिंग, प्रायोरिटीज डिसाइड कर दी, दिस इज माय प्रायोरिटी 1, दिस इज माय प्रायोरिटी 2। तो एनकोडिंग ऑफ कैटेगोरियल डेटा, तो डेटा कैटेगरी की फॉर्म में है, अलग अलग कैटेगरीज में उनकी इनकोडिंग कर देना, ये प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 एंड सो ऑन। ये भी पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू बड़े आराम से हो जाता है बिना किसी इशू के। और बताइए, एनीथिंग एल्स? पढ़ लीजिए इनको, इनमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है। फ्लो टाइप का हो गया ये, फ्लो एक मतलब फ्लो फ्लो डायग्राम हम बोल सकते हैं, डायग्राम एक फ्लो टाइप का हो गया ये, फ्लो मतलब फ्लो डायग्राम हम बोल सकते हैं, डायग्राम नहीं, लेकिन एक एग्जैक्ट फ्लो। जैसे कि एक CSV फाइल हमने रख ली, फिर हमने जो जरूरी लाइब्रेरीज हैं जैसे मैटप्लोटलिब है, नम्पी हो गई, उन्हें हमने इंपोर्ट करा लिया अपने प्रोग्राम में। फिर उसके बाद हमने उससे जो रखी हुई CSV फाइल थी उसे हमने अपलोड कर दिया, उसे वैलिडेट करा उसका डेटा, फाइंडिंग मिसिंग डेटा मतलब जो उसका प्रॉपर डेटा है कि नहीं, फिर उसे कैटेगराइज कर दिया जी, फिर उसी का ही हमने ट्रेनिंग और टेस्ट बना लिया, वैलिडेशन सेट और टेस्ट से। फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग का मतलब होता है कि फीचर स्केलिंग मींस, हाँ बिल्कुल, फीचर स्केलिंग, डायमेंशनलिटी हाँ रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। डायमेंशनलिटी फीचर रिडक्शन स्केलिंग का मतलब हो गया एक तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन आपने कर लिया, और दूसरा आपने ये भी कर लिया कि जो सर्टेन फीचर आपने चाहिए उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज डिसाइड कर ली, क्योंकि अल्टीमेटली आपने उसी पे बेसिस पर डिसाइड करना है कि सपोज कीजिए आपने अल्कोहल कंटेंट की बात कर ली किसी वाइन के लिए, तो अब जो वाइन के आपने जो लेवल डिसाइड किए वो किस पर डिपेंड करेंगे, उसके एक सर्टेन फीचर पर। फीचर क्या है? अल्कोहल कंटेंट। तो अब आपने स्केलिंग कर दी, उसकी स्केलिंग कर दी कि जो मेरा 3.0 से ऊपर का है वो मेरी हार्ड हो जाएगी, है ना, और जो मेरी 2.5 और 3 पॉइंट के बीच में वो मेरी मॉडरेट हो जाएगी, और 2 से 2.5 के बीच में वो मेरा लाइट मॉडल हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने एक सर्टेन फीचर को स्केल कर दिया,
ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने अपने डोर के ऊपर कुछ लगा रखा है, डिवाइस लगा रखी है, और ये चेक करना है कि कौन घर के अंदर अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो आपने कहा 50-55 से ऊपर के एज के जो लोग होते हैं वो जनरली क्राइम नहीं करते हैं, तो 50-55 से ऊपर की स्केलिंग कर दी, दे आर अलाउड, ठीक है। लेकिन 20 से लेके 50 तक की आपने रेंज कर दी, प्लीज चेक। और फिर 0 से 20 तक का कर दिया, बच्चे हैं, बहुत शैतान होते हैं, नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये स्केलिंग है ना, स्केलिंग अपने फीचर के बेसिस पर आपने क्या इसकी किस रेंज से किस रेंज तक को आप एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट, ये कैटेगरी वो कैटेगरी, आप अपना खुद का थ्रेशोल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, वो फीचर स्केलिंग कहलाता है। और बताइए सर, इसकी जो प्री प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं जी, ये सर मशीन लर्निंग इसकी का जो मॉडल प्री प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं एग्जैक्टली ये मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार होने से पहले के स्टेप्स है ना? डेटा को आपको मॉडल तक पहुंचाना है, तो इसीलिए आपने डेटा को ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट तक तैयार कर लिया। अब आपका बस ट्रेनिंग डेटा सेट होगा, वो जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और जब आप मॉडल बनके तैयार हो जाएगा, टेस्ट डेटा सेट से जाके आप चेक करेंगे कि जो मैंने बनाया वो ठीक बनाया है कि नहीं बनाया, वो टेस्ट मॉडल को एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं एल्गोरिथम, मॉडल को एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं एल्गोरिथम, मतलब जो हमने एल्गोरिथम बनाई है प्रोसेसिंग डेटा जो है उसको हमें टेस्ट करना है। ये प्री प्रोसेसिंग डेटा जो है वो उस स्पेसिफिक एल्गोरिथम में जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, मॉडल मतलब एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम है, वो एक एल्गोरिथम आपने बनाई है, और उस एल्गोरिथम को आपको फाइनली कुछ सर्टेन इनपुट से आपने उसको ट्रेन कर दिया है। अब ट्रेन करने के बाद में अब आप चेक करना चाहते हो उसको, बिफोर लॉन्च करने से पहले आप चेक करना चाहते हो कि ये मैंने ठीक बनाया या नहीं बनाया। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने अपने घर में एक साइकिल बनाई, खुद से सारे एक्सपेरिमेंट कर के साइकिल बना दी, और साइकिल बनाने के बाद आप किसी को साइकिल देने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे एक बच्चे से तुम बैठ के देखो बेटा, चला के देखो चला पा रहे हो। वो सबसे पहले आपका ही पर्सन जो होगा जो उसमें इन्वॉल्व होगा, या आपने खुद बनाई है तो आप खुद क्या करोगे, मैं खुद टेस्ट करके देखोगे, चला के देखोगे। तो अल्टीमेटली जो डेटा इनपुट डेटा होता है, रॉ डेटा होता है जिससे बनाया जाता है वो मॉडल, उसी का एक कंटेंट हम रखते हैं टेस्टिंग के लिए। फिर हम कहते हैं हम खुद चला लेते हैं, तो हम अपने किसी बच्चे को बोलते हैं, फिर अपने घर में से किसी और को बोलते हैं आप जरा चेक करके देखो। जब वो सबसे फिट हो जाती है तो पड़ोसी को बोलते हैं अब ले जाओ भाई साइकिल अच्छी बन गई है, चला सकते हैं। दैट्स व्हाट। और मॉडल और टेक्निक में क्या डिफरेंस है सर? मॉडल और टेक्निक में कुछ नहीं, टेक्निक के थ्रू मॉडल और टेक्निक में क्या डिफरेंस है सर? जो बन गया, जो अप्लाई हो गया, वो मॉडल है, ठीक है। और उसको बनाने के प्रोसेस में कोई ना कोई तरीका यूज कर रहे हैं। टेक्निक का मतलब तकनीकी का मतलब तरीका, जो तरीका यूज कर रहे हो वो आपका टेक्निक है। और मॉडल अ क्रिएटेड वर्जन, समथिंग कुछ क्रिएट किया आपने। तो जैसे टेक्निक में हम पढ़ रहे थे तो 4 टेक्निक थी, सेमी सुपरवाइज भी थी उसमें। नहीं, तो जैसे टेक्निक में हम पढ़ रहे थे तो 4 टेक्निक थी, सेमी सुपरवाइज भी चलते थी। चले जाएंगे ना, इसके भी सब डिवीजन होते चले जाएंगे। पर लेकिन जब भी आप अपना थ्योरेटिकली कहीं भी लिखने जाते हैं तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए मॉडल, इनको अचीव करने के लिए इनके भी मॉडल्स क्रिएट किए गए। इनको अचीव करने के लिए आप 3 ही कैटेगरी में चाहिए। सबसे पहले सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये क्या है, ये एक 3 तरीके हो गए, 3 टेक्निक्स हो गई, जिन टेक्निक से थ्रू मशीन लर्निंग को अचीव किया जाता है। जब मशीन लर्निंग को हम अचीव कर रहे होंगे तो कुछ तो हम किसी को देंगे, जो हम लोगों को देंगे वो कहलाएगा एक क्रिएटेड मॉडल। इस मॉडल को क्रिएट करने में हमने क्या टेक्निक यूज़ की है, हम कहेंगे कि हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक यूज़ करी है। ऐसे इनके जो अब तो हाइब्रिड भी हैं, इनके मिक्स मैच भी हैं। मतलब अगर थ्योरेटिकल पार्ट से अगर हम प्रैक्टिकल पार्ट में चले जाएंगे तो मोस्टली मॉडल्स हाइब्रिड में चले जाते हैं। आप कौन सा मॉडल ऐसा लेने चाहोगे जिसके अंदर वो कहेगी नहीं मैं क्लासीफाई नहीं करूंगा साहब, मैं तो लेबल होगा तो ही दूंगा ये। और अगर केवल क्लासिफिकेशन दे दिया तो लेबल नहीं, लेबल है तो क्लासिफिकेशन नहीं। तो अब तो हाइब्रिड है प्रैक्टिकल बेसिस पर मिक्स करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये हिंदी लैंग्वेज है, छोटा बड़ा है, इंग्लिश आने से पहले, और ये ABCD है। दैट्स इट। और बताइए। एक बार सर वो ब्लॉक डायग्राम ऊपर वाला दिखाएगा जहाँ तीनों मॉडल का डायग्राम था। एक बार सर वो ब्लॉक डायग्राम ऊपर वाला दिखाएगा जहाँ तीनों मॉडल का डायग्राम था। तीनों मॉडल का जो ब्लॉक डायग्राम स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, ब्लॉक डायग्राम एक सेकेंड, ब्लॉक डायग्राम।
मशीन लर्निंग मॉडल्स में। ये जी अब इसमें सर जो सुपरवाइज है उसमें क्रिटिक जो है वो एरर डिटेक्ट इसमें सर जो सुपरवाइज है उसमें क्रिटिक जो है वो एरर डिटेक्ट करके बता रहा है कि रीइंफोर्समेंट ये में फिर गलत है एरर के हमारा। बाद फिर क्रिटिक क्या कर रहा है? ठीक है, ये तो फिर और आउटपुट में ही आ गया। रीइंफोर्समेंट में फिर क्या एरर के बाद फिर क्रिटिक क्या कर रहा है देखिए, उसमें? ये तो फिर आउटपुट में ही आ गया। प्रोसेस में ये है कि जब भी हमारा क्रिटिक एरर के सिग्नल को लेगा उसके साथ हमारे प्रोसेस में सपोर्ट करेगा उसको एग्जीक्यूट कराने में। अब जैसे ध्यान से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं डेटा इनपुट लेवल की, तो यहाँ पर हमने जो चेक किया पहला वाला, इसमें आउटपुट के साथ क्रिटिक ने लिया और एरर लेके सुपरवाइज लर्निंग को इन्फॉर्मेशन दे दी साहब कि आपकी ये एरर है, गलती है, बात खत्म। अब उसने करना धरना कुछ नहीं है, एरर को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा और रख लेगा अपने पास में। ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दी, एरर है उसके पास। ये उसकी बात कर रहे हैं जो मॉडल हमने बना के मार्केट में भेज दिया। मतलब हमने एक बच्चा पढ़ा के तैयार करके भेज दिया जॉब करने के लिए, और जॉब करने जैसे ही वो गया, आपने वहाँ पर उसके बॉस ने कहा तुमको ये नहीं आता, तुम ये गलत कर रहे हो। तो उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा ओके सर, थैंक यू, दैट्स इट। दूसरा बच्चा वो था जिसमें उसमें एरर आइडेंटिफाई की गई। एरर आइडेंटिफाई करने के बाद में क्रिटिक ने उसको कुछ बताया और क्रिटिक में बनवाने के बाद में एक रीइंफोर्समेंट सिग्नल जनरेट किया कि इसको ऐसे नहीं करते, इसे तुमने गलत किया है। तो उसने उससे सिग्नल जनरेट किया, कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे करते हैं, करा और करके फिर आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। मतलब मशीन मोमेंट्री लेवल पर सिग्नल को अडॉप्ट कर पाए, अडॉप्ट करने का सीख पाए और आउटपुट दे पाए। दैट्स इट, ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? केवल एक फीडबैक का एरर, और दूसरा है कि आउटपुट को जाके वो रिस्पॉन्स देना, इंक्लूड करना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सबसे टिपिकल पार्ट यही है, सबसे एडवांस, सबसे डीप लर्निंग का पार्ट यही है कि मशीन ने देखा और देखने के बाद, जैसे सपोज कीजिए आपने अपनी आईज से, आपका फेस डिटेक्शन होता है, फॉर एन एग्जांपल आपका फेस डिटेक्शन होता है, आपने अपना फेस डिटेक्शन दिया, उसने क्या, नो सॉरी आप पहचान में नहीं आ रहे हो, बात खत्म। ये हो गई एक सिंपल लेवल लर्निंग। आपके फोटो जो था आपकी बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर फिक्स था, उसने उसको रीड किया और रीड करने के बाद में मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जब आपने फोटो का स्कैन कराया था तब आपकी शेव नहीं थी, मतलब आप क्लीन शेव थे, लेकिन उसके बाद आपने अपनी बियर्ड रख ली, दाढ़ी बढ़ा ली, और दाढ़ी बढ़ाने के बाद फिर उसके सामने आ रहे हो और वो आपको पहचानता नहीं क्योंकि लेवल से मैच करता, मना कर देता है, यार खत्म काम। तो ये तो हो गया सिंपल पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में उसने क्या किया, उसने आपके पास में आए और आपने जाके उसको अपनी शक्ल दिखाई, उसने एरर शो करी, आपने क्या कहा, ओके आपको मेरी दाढ़ी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है मेरी, लेकिन आइज़ के पास में गए, आपने उसको क्लोज करके और चेहरा पास में जाके दिखाया और देर तक दिखाते रहे, तो उसने बाकी के फीचर से काम करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ओके फाइन, आप अब जा सकते हैं, दैट्स व्हाट। तो अगर मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ है कि पूरे फेज के बाद सेकेंड स्टेज में फर्दर नेक्स्ट मूवमेंट पे जाए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और ये सिचुएशन वो खुद क्रिएट कर ले, उसको दी नहीं गई थी, सिखाई नहीं गई थी, लेकिन वो खुद से क्रिएट कर ले, तो इसको हम बोलें रीइंफोर्समेंट। सीधे आउटपुट सिग्नल पे काम करें, ठीक है। दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया बढ़िया, वंडरफुल क्लास, मुझे भी मजा आ रहा है। हमें भी मजा आ रहा है सर, आप एग्जांपल इतने बढ़िया देते हैं, बिल्कुल लगता है कि हाँ। नहीं, हमें भी मजा आ रहा है सर, आप एग्जांपल इतने बढ़िया देते हैं, बिल्कुल लगता है कि हाँ। काफी लेंथी होगी, नहीं तो अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो इसीलिए क्लास काफी लेंथी होगी, नहीं तो अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो सही, आप सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल 54 मिनट्स हो चुका है। नहीं, हम इस सेमेस्टर के लिए इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन आप फील करेंगे अगला सेमेस्टर जो आपको मिलेगा, उस अगले सेमेस्टर में चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी और कंफर्टेबली आपको बहुत अच्छा टाइम मिल पाएगा, तो उतना इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। और बताइए। So, should we end the day? Yes, sir. So, Yes, sir. So wishing you all once again a very Yes, very sir. happy new year. Yes, sir. And